इस वीडियो में देखेंगे जीएसएलवी के बारे में। इससे पहले वाला क्लास में जो पीएसएलवी के बारे में पढ़ लिए थे, अब इसमें देखेंगे जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, इसमें कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था पीएसएलवी के बारे में। तो पीएसएलवी में आपका 4 चरण होते हैं, जबकि जीएसएलवी में कितने चरण होते हैं? जीएसएलवी में 3 चरण होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसएलवी ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि 4 चरण को 3 चरण में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, मतलब चरण कम हुए हैं, स्टेज कम हुए हैं, मतलब रॉकेट जो है ज़्यादा एडवांस बना हुआ है, इसका वज़न कम होगा। यदि 4 से 3 में कन्वर्ट किया जाए तो रॉकेट का वज़न क्या होगा? कम होगा। जीएसएलवी का जो प्रथम चरण होता है, इसमें ठोस ईंधन रहता है। ठीक है, जबकि द्वितीय चरण में क्या रहता है? द्रव ईंधन रहता है। और तृतीय चरण में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तृतीय चरण में आपका क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है आपका, इसको आगे देखेंगे क्या है। इसको एक बार जो है फ़ोटो में देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके चरण हैं। यहाँ पर देखिए, ये है जीएसएलवी। ठीक है, मैंने बताया कि इसमें 3 चरण होते हैं। इसका जो प्रथम चरण है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और द्वितीय चरण जो है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक है। ठीक है, और तृतीय चरण इसका हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें ये है प्रथम, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, और ऊपर में जो है ये यहाँ पर रहता है पेलोड, मतलब कि आपका सैटेलाइट जो उपग्रह होगा सबसे ऊपर में होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण में आपका ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन में क्या होता है आपका? एसटीपीबी और इसके साथ में अमोनियम पर क्लोराइड। एसटीपीबी क्या होता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और इसके साथ में रहता है अमोनियम पर क्लोरेट। ठीक है, अमोनियम पर क्लोरेट जो है यहाँ पर ये ऑक्सीकारक का काम करता है, जबकि एसटीपीबी यहाँ पर क्या है? फ्यूल है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका द्वितीय चरण में होता है यूडीएमएच, और साथ में रहता है N2O4। N2O4 ऑक्सीकारक का काम करेगा, जबकि यूडीएमएच जो रहता है ये आपका मेन फ्यूल है यहाँ पर। यूडीएमएच का फुल फॉर्म होता है यूडीएमएच। ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, इसको मैंने पीएसएलवी में बताया था इसके बारे में, यूडीएमएच और एसटीपीबी के बारे में। ठीक है, और इसका जो तृतीय चरण होता है जिसमें आपका क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, तो इस इंजन में जो है आपका जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में जो रॉकेट है, तो रॉकेट में ईंधन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रणोदक बोलते हैं। तो जितना भी ये प्रणोदक है यहाँ पर तो समझ में आ गया, लेकिन जो तृतीय चरण में जो क्रायोजेनिक इंजन लग रहता है, यहाँ पर जो प्रणोदक होता है वो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन जो है -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, और द्रव ऑक्सीजन जो है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है। ठीक है, जो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन है ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का लाभ होता है यूज करने का। क्योंकि इसी तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या रहता है आपका ठोस ईंधन रहता है, एसटीपी रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकेंड चरण है यहाँ पर क्या रहता है? यूडीएमएच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो थर्ड चरण रहता है यहाँ पर द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें आप, यदि इसरो के साइट में जाएंगे तो जीएसएलवी के माध्यम से कौन कौन सा सैटेलाइट को छोड़ा गया है, कौन कौन सा मिशन कंप्लीट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिस्ट है। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर जो पहला जीएसएलवी है, इसका पहला जो जीएसएलवी है 2001 में छोड़ा गया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं जीएसएलवी D1। ठीक है, और कौन सा रॉकेट का उपयोग किया गया था? जीएसएलवी मार्क 2। ठीक है, कौन सा सैटेलाइट को छोड़ा गया था? GSAT-1। और कहाँ पर ऐसा ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया था GSAT-1 को? तो GTO में। इसके बारे में इसके बाद आप एक चीज़ देखें, जो GSLV D1 है, यहाँ पर देख रहे हैं GSLV D1, तो जब 2001 में इसका प्रक्षेपण किया गया था तो इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ था उसको रूस ने लगाया था। मतलब वो स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन नहीं था,
तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग भारत ने पहली बार कब किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2014। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 जनवरी 5 2014 में GSLV D5 छोड़ा गया था। ठीक है, और कौन सा सैटेलाइट था? GSAT-14। ठीक है, कौन सा रॉकेट था? GSLV Mark 2 और 2014 में छोड़ा गया था। तो इसमें GSLV D5 में आपका स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था, जो तीसरा चरण में होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो GSLV का जो लास्ट मिशन था आपका, जो जिसको आप लेटेस्ट भी बोल सकते हैं, तो ये था आपका 13वां मिशन है। ठीक है, और ये था आपका दिसंबर 19 2018 में, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दिसंबर 19 2018। तो 2018 में इसका आखिरी जो लास्ट जो मिशन था ये पूरा किया गया था। इसके माध्यम से आपका GSAT-7A सैटेलाइट को छोड़ा गया था। और कौन सा रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो GSLV का। ठीक है, देखिए GSLV में यहाँ पर हमने देखा GSLV Mark 2 और GSLV रॉकेट के बारे में देखा। ठीक है, और एक और GSLV रॉकेट होता है जिसको बोलते हैं GSLV Mark 3। ठीक है, तो GSLV Mark 3 जो है अलग श्रेणी का रॉकेट में आता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर GSLV Mark 3 के बारे में बताया गया है। तो GSLV Mark 3 इसके माध्यम से आपका जो जुलाई 22 2019 में चंद्रयान 2 का आपका प्रक्षेपण किया गया था। हालांकि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपण हुआ था वो GSLV Mark 3 के माध्यम से हुआ था जुलाई 2019 में। ठीक है, तो ये GSLV Mark 3 लॉन्चेस टिल डेथ, मतलब कि इसका जो लेटेस्ट है जुलाई 22 2019 का है। ठीक है, तो GSLV Mark 3 के द्वारा कितने मिशन किया गया है? तो 4 मिशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं GSLV Mark 3 LVM-3 ये इसका पहला मिशन था। ठीक है, GSLV Mark 3 D1 ये इसका सेकंड है, और D2 थर्ड हो गया, और GSLV Mark 3 M1 ये फोर्थ हो गया। ठीक है, GSAT-19 GSAT-29 और चंद्रयान 2। तो D1 में GSAT-19 है, D2 में GSAT-29 है। ठीक है, देखिए GSLV के माध्यम से जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो सभी के सभी क्या हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं GSAT-7 है। ठीक है, GSAT-6 है, GSAT-9, ये जितना भी आपका सैटेलाइट दिख रहा है सब के सब क्या है? संचार उपग्रह हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, जबकि PSLV के माध्यम से जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो क्या होता है? आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आप इसरो के साइट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लिस्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और यहाँ पर जितना भी आपको दिखेगा, जैसे PSLV दिख रहा है, PSLV सब में दिखेगा। तो ये जितना भी EOS-01 हो गया, RISAT-2B-R1 हो गया, कार्टोसैट-3 हो गया, ये सब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं सब। ठीक है, तो PSLV और GSLV में एक जो मेन डिफरेंस है कि PSLV के माध्यम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को प्रक्षेपण किया जाता है, जबकि GSLV के माध्यम से आपका संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से कोई भी सैटेलाइट या तो GSO या तो फिर GTO में प्रक्षेपित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो GSO और GTO क्या होता है इसको अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है GTO और GSO दोनों यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, इसको ESA से लिया गया है। ESA आपका जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वहाँ से ये पिक्चर को जो है लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आप इसको मान लें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी से आप 36,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा GSO। ठीक है, GSO मतलब क्या हो गया? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या इसी को क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है,
और यहाँ पर GTO क्या है, तो GTO यहाँ पर भी समझ आए। देखिए ये जो आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट दिख रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट दिख रहा है, इसको बोलते हैं GTO, ठीक है। जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर GTO कौन सा है, ये वाला है, और ये क्या है, GSO, ठीक है। देखिए पहले जब GSLV का प्रयोग किया जाता था, तो GSLV जो है पहले जो है आपका सैटेलाइट को GTO में छोड़ता था, मतलब यहाँ पर छोड़ता था, ठीक है। आज के डेट में GSLV जो है सैटेलाइट को यहाँ छोड़ता है, मतलब कि GSO में। पहले GTO में छोड़ता था। GTO मतलब यहाँ पर देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण जब होता था तो यहाँ तक पहुँचता था रॉकेट, उसके बाद सैटेलाइट को यहाँ पर छोड़ देता था लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद अब एक चीज़ देखें कि जो सैटेलाइट होता है उसमें बहुत सारे बूस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो बूस्टर के माध्यम से उसको पुश किया जाता है, तो इस प्रकार से रास्ता पकड़ लेता है सैटेलाइट, ठीक है। और यहाँ पर जब पहुँचता है तो यहाँ पर फिर से बूस्ट किया जाता है, तो इस प्रकार से ये जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं GTO। ये क्या हो गया, GTO, ठीक है। और जब वापस सैटेलाइट जो है यहाँ पर पहुँचता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो फिर से इसको बूस्ट किया जाता है, और बूस्ट करने पर फिर इस प्रकार से रास्ता अपना लेता है, ठीक है। और जब दोबारा बूस्ट किया जाएगा तो इस प्रकार से रास्ता अपना लेगा। इस प्रकार से रास्ता अपनाते अपनाते सैटेलाइट जो है आपका GSO में पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये हो गया इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस तरह ये किस में पहुंच जाता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पहुंचकर इस प्रकार से आपका GSO में घूमता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट है इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्बिट बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो अपना एम क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुँचाना है, ठीक है। देखिए इस फिगर में जो बताया गया है वो GSO के बारे में बताया गया है, ठीक है। GSO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देखें पृथ्वी की सतह से आप भूमध्य रेखा से देखेंगे तो ये 36,000 किलोमीटर की दूरी पर आपका GSO मिलता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ से इसको भी देखेंगे तो ये भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में आपको ये ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है। मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है इंक्लाइंड रहता है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से देखें कि ये थोड़ा इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। आपका ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, ठीक है। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से थोड़ा झुका रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रहने के लिए वही है, बस यहाँ पर आपका ये झुकाव का अंतर है। मतलब यदि भूमध्य रेखा के समानांतर है तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, और भूमध्य रेखा से झुका हुआ है तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। हालांकि यह भूमध्य रेखा से दोनों का जो ऊंचाई है सेम है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। तो ये है आपका यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये GSO को बताया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि GSLV के माध्यम से संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, लेकिन PSLV के माध्यम से आपको मैंने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जितना भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है उसको PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है। लेकिन PSLV कहाँ पर छोड़ता है इसको, कौन सा ऑर्बिट में छोड़ता है, तो LEO और SSPO, लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। ये दो ऑर्बिट होते हैं, तो इसी दोनों में ज़्यादातर छोड़ा जाता है, ठीक है। किसके माध्यम से, PSLV के माध्यम से, ठीक है। तो हमने देखा कि जो GSLV रॉकेट है जो GSLV रॉकेट है वो सैटेलाइट को कहाँ पर छोड़ता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में छोड़ता है, ठीक है। जबकि PSLV ऑर्बिट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ता है। दोनों का हाइट अलग है, ये 36,000 किलोमीटर का हाइट है लगभग, और 600 से 800 किलोमीटर का हाइट है लगभग, ठीक है। इसके साथ में LEO में भी छोड़ता है,
आपको यहाँ पर बताया एलईओ अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका ऊंचाई कितना रहता है 160 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई। तो यहाँ पर ये इसमें जो है PSLV पहुँचाता है सैटेलाइट को, और इसमें भी PSLV पहुँचाता है सैटेलाइट को 600 से 800 किलोमीटर हाइट, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो पहुँचाने सैटेलाइट को पहुँचाने का काम करता है वो कौन करता है? GSLV, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको GSLV के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, और वीडियो को समाप्त करने से पहले इसे देख लीजिए। यहाँ पर जो सैटेलाइट घूम रहा है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।